मैंने अगर कोई इश्यूज उठाए थे बायस के प्रेजुडिस के, हवा में बात कोई नहीं की थी, एवरीथिंग वाज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। वो मेरी आप रिव्यू पिटिशन देख लें, उसके साथ जो जो मैंने एनेक्स्चर्स लगाए हैं, दे स्पीक वॉल्यूम ऑफ इट। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं कि हम चाहते हैं तफ्तीश हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, बिल्कुल शीशे की तरह, बस। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं महर बुखारी। अरसलान इफ्तिखार ने मलिक रियाज हुसैन से पैसे लिए या नहीं लिए, इसका फैसला तो अभी दूर है, लेकिन इसकी तफ्तीश नैब पुलिस और FIA के हाथ से निकलकर एक अदालती हुक्म पर डॉक्टर शुएब सडल के कंधों पर आ पड़ी है। नाज़रीन, शुएब सडल अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसने किससे पैसे लिए और क्यों लिए। अरसलान इफ्तिखार की तफ्तीश बदलने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जारी किया है वो ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल इन्फार कादिर ने अदालत के हुक्म से एक कदम आगे बढ़ते हुए सिर्फ सरकारी मशीनरी को तफ्तीश का नहीं कहा, बल्कि तरीकाकार भी तजवीज़ कर दिया। और इसकी वजह यह बयान की गई है कि अटॉर्नी जनरल माजी में मलिक रियाज के वकील रह चुके हैं और माजी का ये ताल्लुक आज भी मलिक रियाज को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा ये कि उनके कहने पर जो वसीउल बुनियाद तफ्तीशी टीम बनाई गई उसमें पुलिस सर्विस के जो अफसर रखे गए उसके अंदर एक फैसल बशीर मेमन साहब भी हैं, उनको भी शामिल किया गया कि जो मलिक रियाज हुसैन की सुप्रीम कोर्ट आमद पर उनके सामने बकौल मुजीबुर रहमान शामी साहब को रंज बजाकर और कालीन की तरह बिछ गए। अब डॉक्टर शुएब सडल को 30 दिन के अंदर अंदर ये पता लगाना है कि अरसलान इफ्तिखार का मलिक रियाज हुसैन से क्या ताल्लुक है, कितने पैसे लिए, किसने किसको कितने पैसे दिए। अरसलान इफ्तिखार केस अदलिया के लिए पुलसरात से कम नहीं है, मुंसिफों के घर का मामला है, नेचुरली से एहतियात तो लाजिम है। आज के इसी फैसले से कई सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि क्या ये फैसला गैर जानिबदाराना है। दूसरा ये कि जो असूल सुप्रीम कोर्ट ने मुनसलाही केस में लागू किए, क्या ये फैसला उसके खिलाफ तो नहीं जाता। तीसरा सवाल ये है कि क्या जुडिशल इंक्वायरी के बाद अगर अरसलान इफ्तिखार कसूरवार पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की सूरत में पुलिस इंक्वायरी भी होगी या नहीं। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपको अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का ऑफिशियल मौक़िफ़ भी बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बात है कि इस मुल्क की स्टेट मशीनरी कहीं ना कहीं हर जगह आके सवालिया निशान क्यों बन जाती है। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। शायद इस मुल्क का अहम तरीन और सबसे ज़्यादा एक्सपोजर रखने वाला ये केस होगा जिधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साहबजादे के ऊपर एलिगेशंस हैं एक बिजनेस टाइकून मलिक रियाज की जानिब से कि करोड़ों की मद में उन्होंने पैसे लिए उनसे कोर्ट डिसीजंस को और बहरिया टाउन के हवाले से जो केसेस पेंडिंग थे उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये साबित करना है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं है। मगर नैब से अब ये इंक्वायरी ले ली गई है और अब ये इंक्वायरी एक वन मैन कमीशन को सौंप दी गई है। शुएब सडल जो फेडरल ऑम्बड्स पर्सन हैं उनको दे दी गई है। सवाल अब कई उठते हैं नेचुरली कि क्या वाकई एक गैर जानिबदार तफ्तीश होगी, क्या वाकई ये कभी मंजर आम पर आ सकेगा। वक्त तो 30 दिन का दिया है, मगर क्या मामला इतना सिंपल है कि 30 दिनों के अंदर अंदर ये तय कर लिया जाए कि कौन कसूरवार है, कौन झूठ बोल रहा है, किसने कितने पैसे लिए। और अरसलान इफ्तिखार साहब के हवाले से जो सवाल भी उठते हैं कि 2 सालों में उनकी करोड़ों की जो बिज़नेस है वो किस तरह जो है वो एकदम देखते ही देखते केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये सवाल भी उठाए जाएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जमशेद दस्ती साहब, लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, MNA भी हैं। हमारा साथ दे रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और MNA भी हैं। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया नगार हैं, कॉलम नगार भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। ये केस आप देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली हर स्टेप के ऊपर एक पार्टी कहती है कि हम नैब को नहीं ट्रस्ट करते, हुकूमती मशीनरी को नहीं ट्रस्ट करते, दूसरी पार्टी कहती है कि हम अदालत के हवाले से बनाई हुई ऐसी कोई कमीशन जो है उसको ट्रस्ट नहीं करते। अब ये शुएब सडल के ऊपर भी जो कमीशन बनाई गई है इसके ऊपर भी मलिक रियाज के जो काउंसिल हैं उन्होंने भी सवाल और सवालिया निशान लगा दिया है कि हम नहीं इसको एक्सेप्ट करते। सो हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड? असल बुरान ये है कि एक ऐसी इंतज़ामिया एग्जेक्टिव ब्रांच जिसके कुछ रुकन जो शायद काबीना के रुकन नहीं हैं लेकिन हुक्मरान पार्टी के अरकान जो हैं पिछले कुछ हफ्तों से जिस किस्म की दुश्नाम तराजी और इंतहाई मायूब ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं चीफ जस्टिस के बारे में, तो ये इम्प्रेशन कोई इतना अनजस्टिफाइड नहीं है
कि इंतज़ामिया के तहत जितने भी इस वक्त तफ्तीश के इदारे हैं उनसे इस वक्त चीफ जस्टिस के बेटे के मामले में इम्पार्शियलिटी की तवक्को नहीं है। खुद मेरे गुनाहगार कानों ने सुना है पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन को और सेनेटर को कि जो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस जो हैं वो बदमाशी कर रहे हैं आजकल। तो इस किस्म की जब ज़बान इस्तेमाल होगी और एक से ज़्यादा अफराद इसको हर रोज़ मीडिया पे आकर हाईलाइट कर रहे हैं तो ये तो बड़ा वाज़ेह है कि इस हुकूमत की तरफ से मुश्किल है कि इसके अंदर जो तफ्तीश के इदारे हैं अब इशू मामला बन गया है। नहीं, मगर ये बुरहान देखिए ना पाकिस्तान के तहत कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इम्पार्शियल इंक्वायरी कर सके और ये एक ऐसा सवालिया निशान है जिसका ताल्लुक सिर्फ अरसलान इफ्तिखार से नहीं है, वो इन तमाम इल्ज़ामात से है जो पाकिस्तान के बड़े सियासी लीडरान पर लगे हुए हैं, जिसमें बशमूल मुस्लिम लीग नून के भी कायदीन मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के जो उसमें भी लीडर्स मौजूद हैं, कि अभी इस वक्त जो ज़रूरत थी कि 4.5 साल इस हुकूमत को हो गए। पहले दिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्ट होते वक्त कहा था कि मैं नैब का नया कानून लाऊंगा, वो नया कानून नहीं ला सके, जिसका नतीजा आज ये है कि मैं एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आज खुद एक वन मैन कमीशन जो है वो अपॉइंट करना पड़ गया है। मगर अगर सवाल वही उठता है ना, सवाल ये उठता है कि अनफॉर्चुनेटली आप जरूर कीजिए कि वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को डायरेक्शन दी थी कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। उस मामले में नैब जो है, ये बात पे वजाहत होनी चाहिए कि नैब जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की जो अगर उनके ऊपर मैलफीजेंस या एम्बेजलमेंट का जो हो इल्जाम, उसको इन्वेस्टिगेट करता है। अभी तक अरसलान इफ्तिखार और मलिक रियाज का केस जो है वो 2 प्राइवेट सिटीजन के दरमियान है और नैब शायद प्रॉब्ली इसका प्रॉपर परव्यू नहीं ले सकता था। अटॉर्नी जनरल को ये चाहिए था कि बजाय नैब को हवाले करने के उनके पास जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 1956 का, उसके तहत वो खुद अगर कोई इंक्वायरी कमीशन बिठा देते गैर जानिबदार लोगों का, तो शायद कोर्ट को आज का जो कमीशन अपॉइंट हुआ है उसकी जरूरत ना पड़ती। अगर चंद सवाल उठते हैं, एक तो मैं दस्ती साहब आपकी जानिब आऊंगी, क्यों अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो इदारे हैं वो उनके ऊपर जानिबदारी का इतना बड़ा दाग लग गया है कि FIA है तो उसको ट्रस्ट नहीं किया जाता, पुलिस है तो पुलिस एहलकार जो हैं वो लगता है कि बिके हुए हैं, बड़े बड़े टाइकून्स को जो है वो एस्कॉर्ट करते हैं, आगे पीछे उनके फिरते हैं, ओवर एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। आपकी नैब है जो एक ऑटोनमस बॉडी होनी चाहिए थी, तो उसका ये हाल है कि आज एक पूरा ऑर्डर उसके जानिबदारी के ऊपर आया है कि अनफॉर्चुनेटली ये एक बॉडी जो है ये अपना काम नहीं कर रही, ये इंस्ट्रक्शंस ले रही है कि भाई किस तरह तफ्तीश की जाएगी। हम क्यों और कैसे इस हाल पे पहुंचे? आप तो जमहूरियत लाए थे, 4 सालों में तो आपने दस्तूर की दुरुस्तगी के नारे लगाए, आपने बात की कि हम लोग इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेंगे, फिर क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। मेहर बीबी, गुजारिश है सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करूं, आज आपका प्रोग्राम चल रहा है, जब अदलिया की बात होती है तो उस पर मीडिया पे भी ये इल्ज़ाम लगता है कि मीडिया जो है ना ये कोई बिक गया है, इल्ज़ाम बड़ा बातें हो जाती हैं कि पीपल्स पार्टी के लोगों को बिठाया हुआ है, फलां किया है। जब अदलिया के गीत गाए जाते हैं तमाम चैनलों पे, मीडिया पे, उस पर उस टाइम कोई चीज़ बिक्की नहीं होती, कोई बात नहीं होती। पहली बात ये मैं क्लियर करता चलूँ, मैं आज बात करूंगा तो अगर मैं अदलिया के बारे में कोई हक़ाइक़ बयान करूंगा तो इल्ज़ाम होगा कि क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के और अदलिया पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है। अफसोस है इस चीज़ का। पहली तो मैं अपोजिशन से पूछता हूँ, इन्होंने पहले चेयरमैन नैब पे इतराज़ किया, सुप्रीम कोर्ट में गए और उसको हटा दिया। अब दूसरा चेयरमैन है, उस पर किसी को इतराज़ नहीं है कि ये अच्छा है, ठीक है, इस पे बारे में किसी की कोई ऐसी 2 नंबर है नहीं है। जब यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा अली मूसा जाता है, अब्दुल कादिर जाता है, सैयद हामिद सईद काज़मी जाता है, उसके बाद बाकी लोग हैं जो उसके लिए इंसाफ मांगने, तफ्तीश की इन्वेस्टिगेशन चेंज कराने के लिए और हक़ाइक़ पे मबनी सुप्रीम कोर्ट को दलाइल देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे बाज़ेदा है, नहीं ये होगा और ये करेंगे, हमने ये फरिश्ते हैं और इनको ये दे दिया है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि अटॉर्नी जनरल को कि आप इनकी इंक्वायरी करें, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन है, सिर्फ नैब नहीं है, नैब के साथ 3-4 और लोग भी बैठे हैं, और उसके बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो फिर उस पर इतराज़ लगे। और इन लीगल तौर पे मैं आज क्लियर करूं बैसियत भर करके, हम अदलिया का एहतराम करें, गैर कानूनी तौर पर अदलिया ने ये इंक्वायरी तब्दील किया। मैं कहता हूँ अल्लाह खैर करे कि अरसलान इफ्तिखार साहब बेगुनाह हूँ, मगर अदली पीपल्स पार्टी
मारे भी खा रही है, अदालती फैसले भी मार रही है, वजीर आजम भी एक जिबा हो गया, दूसरा भी पेश हो गया, इल्ज़ामात भी अदलिया पे। और अदलिया का जो फैसला है आज अवाम के सामने, मैं कहता हूँ पूरी कौम के सामने है कि इसमें अदलिया फरीक है। अदलिया नहीं चाहती कि ये फेयर इंक्वायरी हो। अदलिया को अदलिया तो खुद कर नहीं सकती। देखो पहले चीफ साहब खुद बैठ गए, उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया, ठीक है मुझे नहीं बैठना चाहिए। अब वही जजेज हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि सच कहेंगे तो फिर कहेंगे अदलिया पे इल्जाम है। क्या महसूस हो रहा है? साहब एक सेकंड, कथा कलामी कतर, मैं आप ही की बात सुन रही हूँ। आप तो अपनी बातों से ये साबित कर रहे हैं कि आपने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं सरकारी अफसरों को, आपने अपने इदारों को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जानिबदार इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ही होगी। शख्स पे सबूत बाबा जी, उस पे मैं कहता हूँ उस पे अल्लाह ताला की लानत है अगर कोई ऐसी हिदायत देता है। सिर्फ पीपल्स पार्टी पे इल्जाम है। तो फिर आप किस तरह बैठ के ये कह रहे हैं कि भाई ये तफ्तीश हो ही नहीं सकती सही क्योंकि चीफ का बेटा है? आप कितने आराम से ये कह रहे हैं? ये हमारे चीफ जस्टिस हैं भाई, अंदर बैठ के जज साहिबान कहते हैं सदर हमारा सदर है, इस्तिस्ना की बात हुई तो हम प्रोटेक्ट करेंगे। आप बैठ के कह देते हैं इतने आराम से। यही कहते हैं ये इंडिया के चीफ जस्टिस तो नहीं है ना। अदलिया को बीबी अदलिया को बदनाम किया जा रहा है इसी अरसलान इफ्तिखार की वजह से। अदलिया कौन कर रहा है? अदलिया किसको फायदा है? अदलिया पब्लिक में बदनाम, दुनिया में बदनाम हो रही है। फायदा किसको हो रहा है? सवाल तो यही उठता है ना। देख रही है कि ये बार बार अगर ये गलत फैसले देंगे, आम आदमी जाए, अली मूसा जाए या कुछ पीपल्स पार्टी के लोग जाएं, उनको इन्वेस्टिगेशन का हक नहीं है। वो ठीक है अगर वो हक़ाइक़ लेके जाते हैं, वो प्रूफ लेके जाते हैं, वहां अदलिया कहती है नहीं हमें आईनी तौर पे अख्तियार भी नहीं है। ये लोग करेंगे। अगर यही अदलिया एनआरओ के तहत आसिफ अली जरदारी साहब को बरी कर दे दर्जनों केसेस में से, तो वो अदलिया बहुत अच्छी है। और मामला यही है, मैं फिर दोहराता हूं, तो फिर इनको गौर करना चाहिए कि अभी तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। अगर वो होता तो शायद नैब को भेजा जाता। तो ये देखा अभी तक ये मामला दो प्राइवेट सिटीजन के दरमियान है और जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो बड़ी अहम बात है। हमें डिटरमिन करना चाहिए, ये डिटरमिन हो जाए कि मलिक रियाज और सलाम के दरमियान जो भी डील हुई है क्या उसकी वजह से अदलिया एक सेकंड बारी बारी बात कर लीजिए ना। ये में पब्लिक इंटरेस्ट है। इसमें इशू ये नहीं है कि कौन क्या, क्योंकि दोनों प्राइवेट सिटीजन हैं और उनकी आपस में जो डील हुई है वो अब इन्वेस्टिगेट। अगर आप बारी बारी दोनों बात कर लीजिए, एक बात समझा दीजिए, एक बात दस्ती साहब इजाजत दीजिए एक सेकंड दस्ती साहब, फिर अब सारे अफसोस जो हैं आप क्या बताइएगा। दस्ती साहब मुझे ये बताइए, रियासती मशीनरी को हरकत में लाया जाए, ये ऑर्डर मिला था अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल ने जो खत लिखा नैब के चेयरमैन फसी बुखारी को, उसके अंदर उन्होंने उनको हदायत दी कि आप FIA पुलिस एहलकार इनको भी एक ब्रॉड बेस तफ्तीशी टीम बनाएं, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करें। इज दैट ओवरस्टेपिंग द लिमिट? मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या पुलिस और FIA और ये सारे ये रियासती मशीनरी का हिस्सा नहीं है? नहीं, ये क्या हमारे साथ आपसे सवाल नहीं है, दस्तगीर साहब से जानना चाह रही हूँ। नहीं, मैं आपको बताऊं, इदारे अगर हमारे करप्ट हैं तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। अच्छे पुलिस अफसर थे, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन बनी ताकि कोई किसी पे इतराज न करे। हर इदारे के अच्छे अच्छे लोगों को बिठाया गया। नहीं, मगर दस्ती साहब एक सेकंड ना, दस्ती साहब एक सेकंड, आपने कह दिया, दस्ती साहब आपने कह दिया तो हो तो नहीं गया ना। मेमन साहब जो एक पुलिस के ये एहलकार हैं, SP हैं रूरल एरिया के, उनको आपने तफ्तीशी टीम में डाला, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में। उनकी तो CCTV फुटेज दिखाई गई है अदालत में कि वो आगे पीछे फिर रहे हैं, मलिक रियाज साहब के पीछे चले जा रहे हैं उनके लिए। तो ये किधर से वो किधर से गैर जानिबदार तफ्तीश करेंगे मलिक रियाज के खिलाफ? ये भी जुर्म था ना, जुर्म था। आपके प्रोग्राम में आ गए तो आप बिक गए। और रियाज मलिक अगर जिस जगह पे खड़ा है किसी से मिल लिया तो उसने सबको फिर खरीद लिया है। इतनी फिर तो चीफ जस्टिस साहब के वो घर भी आता रहा, अरसलान इफ्तिखार के साथ भी था, तो वे सारे बिक गए थे। कम अज कम ये खुदारा छोड़े, वो पेशियों पे जाएगा, वो कोर्ट में जाएगा। अगर सलाम करना, इस ऑर्डर, एक बात सुनिए, इस ऑर्डर के अंदर दस्ती साहब गलत है। मैं कहता हूँ ये पूरी राय है ना, इस ऑर्डर के अंदर कहा गया है और सवाल उठाया गया है कि नैब जो है वो क्यों डिफेंड कर रही है मेमन साहब को, SP मेमन को नैब क्यों डिफेंड कर रही है, क्यों तुली हुई है कि ये रहेंगे GIT का हिस्सा? व्हाई? इब्तिदा में ही सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे जारी कर दिया, उनको चलने भी दिया, उन्होंने कार्रवाई से भी रोक दिया। अभी को काम जब शुरू ही नहीं हुआ था तो उस पर खुद अदलिया ने उस पर एक्शन ले लिया, स्टे कर दिया। अभी तो प्रॉपर तौर पे वो चले भी नहीं थे, उन्होंने उन पर इतराज़ात शुरू हो गए। हम कहते हैं कि खुदारा इस अदलिया को हमने बचाना है, इसके लिए खून दिया है, जाने दिए। अदलिया खुद इस मसले पे मौका दीजिए। मेरा एक सवाल दस्तगीर साहब से भी है, एक सेकंड। खुरम दस्तगीर साहब, क्या रियासती मशीनरी में FIA और पुलिस नहीं आते?
अगर अटॉर्नी जनरल ने नैब के चेयरमैन फसी बुखारी को हिदायत दी कि आप एक वसी तर तफ्तीशी टीम बनाएं, उसके अंदर FIA के एहलकारों को भी इस्तेमाल करें, पुलिस के एहलकारों को भी और दीगर एक्सपर्ट्स को भी इस्तेमाल कीजिए, तो इज दैट नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट मशीनरी? जी बिल्कुल स्टेट मशीनरी का हिस्सा है, लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा कि जिस किस्म की दुश्मनाम तराजी और जबान इस वक्त हुक्मरान पार्टी के अराकीन टेलीविजन पर आकर रोजाना चीफ जस्टिस के बारे में जाती तौर पर हमले कर रहे हैं, उनसे उस हुक्मरान पार्टी से उम्मीद नहीं है। और इनका रिकॉर्ड अगर मैं पेश कर दूं आपके सामने कि ये वो हुकूमत है जिसने, आपको मालूम है NICL केस में जफर कुरैशी के आगे किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए कि वो NICL इन्वेस्टिगेट ना कर पाए। हुसैन असगर जिसने जज को इन्वेस्टिगेट करना था, उनके रास्ते में कितनी रुकावटें आई। तो जितने भी अफसर जो हैं जिन्होंने कहीं भी इम्पार्शियल इंक्वायरी करने की कोशिश की, इस हुकूमत ने अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए इंसाफ की राह में यह हुकूमत रुकावट बनी है। अच्छा, और इशू ये है कि अगर जब भी इनको मौका मिला, देखिए अदलिया ने बड़ा क्लियर मौका दिया था उस वक्त जब अटॉर्नी जनरल को यह कहा गया कि आप रियासती मशीनरी की इन्वेस्टिगेट कराएं, कि अटॉर्नी जनरल को ऐसा मैकेनिज्म उनके पास मौजूद था कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कि वो एक इम्पार्शियल कमीशन बना सकते, लेकिन उन्होंने वहीं गए वो FIA के पास, वहीं गए नैब के बारे में, जिनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बड़े गंभीर सवाल हैं। ये मुझे इलीगल ऑर्डर दिया था, ये हक ही नहीं था अदलिया को कि मुझे कहे कि ये स्टेट मशीनरी को हरकत में लाए। लेकिन अटॉर्नी जनरल तो ये भी कहते हैं उन्होंने अपने आप को अमर कर लिया लाजवाब जुमला बोल के कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कोर्ट को जवाबदेह नहीं है। अगर इस किस्म के अटॉर्नी जनरल जो बजाय हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट के वो हुकूमत के वकील बन गए, अटॉर्नी जनरल हुकूमत का वकील नहीं होता, वो he is not his officer of the court, he is principal officer of the federation। एक वक्फा ले लो, एक वक्फा। दस्तगीर साहब एक वक्फा लेना है प्लीज, और सवाल बड़े अहम अभी भी उठेंगे। दस्तगीर साहब ने जफर कुरैशी का जिक्र किया, एडिशनल FIA के DG रह चुके हैं वो, तब भी मुनस इलाही के केस में मुनस इलाही और चौधरी बरादरान ने बार बार ये गिला किया था कि ये बायस्ड हैं, जानिबदार हैं, ये तफ्तीश ना करें मुनस इलाही की, मगर फिर भी तफ्तीश जफर कुरैशी से ही कराई गई थी। उसको भी अब देखेंगे कि अब उस डिसीजन को, उस फैसले को आज की रोशनी में देखा जाए तो वो कितना गलत और सही लगता है। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। मुनस इलाही का केस NICL स्कैम जब अंडर इन्वेस्टिगेशन था, तब ये कहा गया था और रिक्वेस्ट की गई थी कि जफर कुरैशी जो FIA के एडिशनल DG थे कि उनसे ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई जाए, क्योंकि उनके कुछ ज़ाती इश्यूज भी थे चौधरी बरादरान के साथ, और उनके भाई जो थे मुस्लिम लीग नून से भी बड़े क्लोज थे। मगर हुआ ये देखा हमने कि जब जफर कुरैशी साहब ने ये कहा, उनकी सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात, वजाहत और मुनस इलाही की तरफ से उनको लाइव थ्रेट आ रही है, और सोर्स रिपोर्ट कोट की गई और कुछ ना बताया गया, तो फिर भी इन्वेस्टिगेशन उन्हीं से कराई गई। चौधरी बरादरान का यह मानना था कि एक शख्सियत ऐसी कि जो मानती है कि हम उसकी ज़िंदगी के हवाले से ख़तरा है, वो किस तरह एक गैर जानिबदार तफ्तीश करेंगे मुनस इलाही के हवाले से। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जफर कुरैशी ही ये तफ्तीश करेंगे। आज सवाल ये खुर्रम दस्तगीर साहब उठाया जा रहा है, क्योंकि आप ही ने जफर कुरैशी की बात उठाई, मुनस इलाही का केस आप लेकर आए, क्या उस केस के अंदर जफर कुरैशी का तफ्तीश करना हलाल था, और आज किसी और का, फसी बुखारी का या नैब का, अरसलान इफ्तिखार की तफ्तीश करना हराम हो गया है? डू यू सी द पैरेलल? नहीं, आई डोंट सी द पैरेलल। जफर कुरैशी को 3 दफा वफाकी हुकूमत ने ट्रांसफर किया और तीनों दफा सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा अपनी पोजीशन पे बहाल किया, और एक दफा एक और दिलचस्प वाकया हुआ कि जब उन्हें बहाल किया गया और वो अपने दफ्तर जा रहे थे, तो ये बताया गया कि उनके दफ्तर में बम मौजूद है, एक थ्रेट है, और वो जो है दफ्तर एंटर नहीं हो सके कई दिन। तो उनकी राह में बेमिसाल रुकावटें हुई, और फिर जब सितंबर में वो रिटायर हो गए पिछले साल, तो फिर आपने देखा कि दिसंबर 2011 में उनके रिटायरमेंट के 3 महीने बाद मुनस इलाही साहब। अच्छा, अब बुनियादी सवाल आज उठते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप ले लें। बुनियादी सवाल, किसी मुकदमे की तफ्तीश को तब्दील करना, क्या ये हुकूमत के जुमरे में आता है कि नहीं आता? जी बिल्कुल हुकूमत का इख्तियार है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके, स्टेप 1। स्टेप 2, मुझे बताइए कि फिर गलती कहाँ हुई कि आज हम ना नैब के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ना FIA पे कर सकते हैं, ना पुलिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और अब सारे मिलके अदालत के ऊपर भी सवाल या निशान उठा रहे हैं। जब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी
जिसके बारे में कोई शक नहीं है कि ये उनका परव्यू है। अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इंसाफ की राह में रुकावट डालने के लिए इस्तेमाल होगी, एक शख्स जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके बारे में अगर जब उसको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक खास इन्वेस्टिगेशन एंड उस वक्त जब उनकी निगोशिएशन हो रही हैं उस दूसरी पार्टी से कोalition ज्वाइन करने के लिए, उनके कहने पर 3 दफा वो ट्रांसफर होता है, कोर्ट तीनों दफा उसे वापस लेकर आया, इसी वजह से कि उस वक्त जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का इस्तेमाल है वो मैनिफेस्टली मेला फाइडी नजर आ रहा था। इस वजह से जफर कुरैशी को वापस लाया गया। लेकिन जाहिर है जब वो रिटायर हो गए तो फिर वो फील्ड क्लियर था और उस फील्ड क्लियरेंस का ये फायदा हुआ कि 3 महीने बाद वो बेल्स हो गई और वो मामला जो है अब खुदा जाने किस लेवल तक पहुंचा है। लेकिन यही बात है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का इस्तेमाल जो है वो इंसाफ की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। और ये तो एक बहरान मगर आज अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं आज एजेंसी मौजूद नहीं है जो ऐसे इल्जामात की बेलाग जो है तफ्तीश कर सके। मगर आज अटॉर्नी जनरल साहब का भी ये कहना है कि मुझ पे भी जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो भी बेबुनियाद है, कोट अनकोट उन्होंने कहा इररेलेवेंट कंसिडरेशन दी जा रही है। मैंने तो मलिक रियाज तो क्या तब बहरिया टाउन DHA सबको रिप्रेजेंट किया था उस केसेस में और तब हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था। ऑन रिकॉर्ड वो ये भी कह चुके हैं कि मेरे बड़े सीरियस रिजर्वेशंस हैं इस ऑर्डर के खिलाफ, मैं इसको चैलेंज करूंगा एट अ रेलेवेंट टाइम एंड एट अ रेलेवेंट फोरम। और ये इलीगल कमीशन बनाया है जो सडल साहब के ऊपर मुश्तमिल है। ये मेरी अटॉर्नी जनरल से गुजारिश है कि ही रिप्रेजेंट द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। वो एग्जीक्यूटिव के वकील नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट भी करते हैं बहुत सारे मामलात में। तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी जो उनकी लॉयल्टी है इट्स नॉट टुवर्ड्स द करंट गवर्नमेंट, उनकी लॉयल्टी रियासत पाकिस्तान की तरफ है और उसी की तरफ उनका जो है जो बिहेवियर है वो उसी तरह उसके मुताबिक होना चाहिए जो इस वक्त नजर नहीं आ रहा। जो शख्स ये कह दे कि पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो कोर्ट के सामने जवाब दे नहीं है, उनसे अगर ये हम एक्सपेक्ट करें कि वो किसी मामले पर दुरुस्त राय देंगे, पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बहरहाल कोर्ट के सामने जवाबदेह है, चाहे वो को वारंटो पिटीशन हो कि क्या एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी का दुरुस्त इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा, या जो है और सारे दूसरे मामलात हैं। असल तो हमें जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है उसको कानून के ताबे करना है। आज भी इसी की जंग जारी है और अगर शुएब सडल साहब 30 दिन में हमें कोई इंक्वायरी करके दे देते हैं, असल मकसद मैं फिर दोहराता हूं वो ये है जिसके बारे में जो पब्लिक इंटरेस्ट है कि क्या मलिक रियाज और अरसलान इफ्तिखार की ट्रांजैक्शन जो है अदलिया के फैसले पर असरअंदाज हुई या नहीं। हमारी यही उम्मीद है कि वो नहीं हुई, मलिक रियाज साहब ये फरमा चुके हैं, लेकिन बहरहाल इसे इन्वेस्टिगेट करना बेहद जरूरी है। ये केस अजीब नौयत का है, इसमें दोनों ही मुल्जिम है, मलिक रियाज भी अरसलान इफ्तिखार भी। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, हारून रशीद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि शाहिद अजीज साहब हैं तो वो भी कहते थे कि मुशर्रफ ने उनको ऑर्डर दिए हुए थे कि ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केसेस खुलेंगे ना ही शुगर माफिया के खिलाफ केसेस खुलेंगे। तब भी नैब जो है वो गैर जानिबदारान अनफॉर्चुनेटली नहीं था। आज भी 2012 में गैर जानिबदार ना होने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं नैब के ऊपर। क्या बात है कि कहा इधर दो टोक जा रहा है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को डिस्पैशनेटली, ऑब्जेक्टिवली और स्ट्रिक्टली कानून के हवाले से काम करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं इस मुल्क में होता? क्यों नहीं बड़े बड़े मगरमच्छ, उनके साहबजादे, उनके बेटे जो हैं वो इन्हीं लूप होल्स के अंदर से गुजरते हुए नजर आते हैं साफ साफ, मगर कोई कुछ कर नहीं पाता। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया हारून रशीद साहब। महसूस ये हो रहा है कि इस ऑर्डर के बाद भी और माजी में भी देख के कि अदलिया जो है वो रियासती मशीनरी पे भरोसा नहीं करती और भरोसा जफर कुरैशी और शुएब सडल जैसी शख्सियात पर किया जाता है। ये कोई पैगाम है एग्जीक्यूटिव के लिए? देखिए, एग्जीक्यूटिव के लिए पैगाम तो यही है कि वो उनके जो अदारे हैं, ज़ाहिर एग्जीक्यूटिव के अदारे उन पर एतमाद नहीं है अदलिया को। अब ये तो एक बहस तलब बात है कि क्या ऐसा उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शुएब सडल 30 दिन में इतने सेंसिटिव इशू को जिधर चीफ जस्टिस के साहबजादे इन्वॉल्व हैं सॉल्व कर सकेंगे? जब ये कंटेनर्स केस था तो आखिरी 30 घंटे डॉक्टर शुएब सडल सोए नहीं थे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, आज तक चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के उसका मसला था, उसे शुबा किया गया था कि उन्हें जहर दिया गया है, उस पर क्या फ़ैसला उन्होंने दिया, किस नाजुक वक्त में दिया, उन्हें रोका जा रहा था, बलूचिस्तान में उन्होंने क्या किया, कराची में क्या किया, उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई एट स्टेक है। ये सवाल किया जाता रहेगा कि वो सही तफ्तीश करेंगे या नहीं करेंगे, और ये किया जाना चाहिए। और अगर वो नहीं करेंगे तो अपनी उम्र भर की कमाई बर्बाद करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा कर सकता। नहीं तो फिर क्या बात है कि फिर जाहिद बुखारी जो वकील हैं मलिक रियाज के, वो कहते हैं कि अगर आपको गिला अटॉर्नी जनरल से है कि उनके क्लाइंट रह चुके हैं मलिक रियाज, या फसी बुखारी से है कि उनकी बेटी जो हैं वो बहरिया टाउन में एम्प्लॉय भी रह चुकी हैं,
तो गिला तो फिर हम भी खड़े होकर कर सकते हैं कि अदलिया जो है वो भी किसी ना किसी तरह से उसका ताल्लुक अरसलान इफ्तिखार से भी रहा है। ये क्या महज पेचीदा बनाने की बात है? चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना होता है। ताल्लुक रह क्या चुका, ताल्लुक है उनका, वो चीफ जस्टिस के बेटे हैं, इसीलिए मामले की इतनी सेंसिटिविटी है, इसीलिए आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि सही तफ्तीश हो। तो सही तफ्तीश के लिए एक आदमी ही ढूंढा जाएगा ना, तो जो बेस्ट आदमी है वो ढूंढ लिया गया है। और अब जब तफ्तीश करेंगे तो वो सिर्फ अदलिया के सामने तो नहीं जाएगी, मीडिया के सामने जाएगी, बाखबर लोगों के सामने जाएगी, और ये फैसला करना कौन सा मुश्किल होगा कि ठीक किया या गलत किया। अच्छा, तो अगर अरसलान इफ्तिखार हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इन्वॉल्व्ड पाए जाते हैं या कसूरवार पाए जाते हैं, तो फिर पर्चा कौन काटेगा? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहाँ आएगी? उसका क्या रोल होगा? डॉक्टर शहब सेडल ये इस्टेब्लिश कर देते हैं कि वो मुजरम हैं, वो कसूरवार हैं, तो पर्चा भी कट जाएगा। ये तो टेक्निकल बात है, पर्चा भी कटेगा, सजा भी होगी, दोनों हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी दस्ती साहब, अब आप देख रहे हैं शोएब सडल साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, इसके ऊपर कोई बात तो बनती नहीं है कि इसके ऊपर सवाल उठाया जाए, मगर फिर भी महसूस अनफॉर्चुनेट जी बीबी गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फरीक है अरसलान इफ्तिखार केस में। ये कोई छुपी बात नहीं है, क्योंकि उसका बेटा है, जैसे अरुण साहब ने कहा, क्लियर बात है। जब सुप्रीम कोर्ट इसमें तफ्तीश में मुदाखलत करेगी तो उस पर क्लियर सुप्रीम कोर्ट पे मैं भी बात करूंगा, आपकी तरफ से भी होगी, सब बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहती शफाफ इन्वेस्टिगेशन में वो रुकावट बन रही है। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट बात करती है, हम सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर बाज़िद रहती है कि ठीक है ज़फ़र कुरैशी ही करें, असगर साहब भी करें, फलां करें। तो अब इसके मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस मसले से निकल जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उस गवर्नमेंट को छोड़ दे और एग्जीक्यूटिव पे जिम्मेदारी दे, इंशाअल्लाह ताला उसके साथ इंसाफ होगा। कभी हम नहीं चाहते हमें सिर्फ बिला वजह हमारे ऊपर तनकीद के पीपल्स पार्टी को तो बाकायदा तौर पर फरीक बना दे, अदलिया को भी, अदलिया को भी। मेरी बात रिकॉर्ड नहीं है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराई क्या? पाकिस्तान स्टील के केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई क्या? पाकिस्तान रेलवे की करप्शन में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई? मैं भी पूरी लिस्ट है, हर स्कैंडल में और इश्यूज में इस एग्जीक्यूटिव का रिकॉर्ड नहीं है इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन का। क्लियर बता दो, अगर कोई अभी तक पाकिस्तान में 4.5 साल में मैं क्लियर क्रेडिट दूंगा, या तो जज निसार खान साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में करप्शन को रोका है और उनको पैसे प्लीज बारी बात कर लीजिए। हमारे कॉलीग पीपल्स पार्टी के उन्होंने जनाब नदीम अफजल जो आज पब्लिक अकाउंट्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने रेलवे लैंड का जो स्कैंडल था, उसके अलावा 4.5 साल में कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करप्शन के मामले में नहीं हुई। और ये भी आपकी मेरी से गुजारिश है, इस्लाम इफ्तिखार पे इल्जाम क्या है नहीं होगा तो अदलिया, मैं कहता हूं कि इसलिए अदलिया को इन्होंने मुतराजा किया है। मुस्लिम लीग नून ही अदलिया के पीछे खड़ के अदलिया को इसने बदनाम कर दिया। पीपल्स पार्टी इसकी क्लीयरेंस चाहती है। पीपल्स पार्टी नहीं, मुतराजे की तो बात ही नहीं है मेरे भाई। अदलिया करप्शन को रोकने की कोशिश कर रही है, आप अदलिया के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। तो इंसाफ और करप्शन का मुकाबला है, और जब भी आप लाइन लगाएंगे कि इंसाफ की तरफ कौन खड़ा है और करप्शन की तरफ कौन खड़ा है। अच्छा, एक सवाल इजाजत दीजिए, एक मिनट, एक सवाल की इजाजत दीजिए। अदलिया इंसाफ की तरफ खड़ी है और हुकूमत करप्शन की तरफ खड़ी है। मुस्लिम लीग नून ने किया है क्या? मुस्लिम लीग नून की करप्शन अदलिया को नजर नहीं आती? पंजाब में हमारे ऊपर भी इल्जाम लगा देंगे। अभी तो देखिए ना, एक सेकंड इजाजत दीजिए ना, जो है इल्जाम तराजी एक मिनट, दोनों प्लीज, दोनों एक सेकंड इजाजत दीजिए। पार्टी का शायद वतीरा बन गया, उनका ये ख्याल है कि हम तो कीचड़ में डूब गए हैं, दूसरों को भी कीचड़ में हम घसीटेंगे। इस तरह नहीं होगा। अभी जो आवाम को समझ आ रही है ना, एक सेकंड इजाजत दीजिए प्लीज। ट्रैक रिकॉर्ड देखकर बात करें। क्या हम आप लोगों के हवाले कर सकते हैं? दस्ती साहब पानी पी लें, एक सेकंड पानी पी लें, एक सेकंड, एक सांस लें, पानी पिए, हम इधर ही, एक मिनट, पानी इनको पीने दे। चल एक मिनट, पानी पी के क्वेश्चन है यार, पानी पी के क्वेश्चन अदलिया को मुतराजा करें। अच्छा, हारून रशीद साहब एक सेकंड, हारून रशीद साहब मुझे ये बताइए कि शाहिद अजीज साहब, जनरल शाहिद अजीज जो नैब के साबिक चेयरमैन रह चुके हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी मुशर्रफ की तरफ से कि ना शुगर माफिया के केसेस खोलने हैं, ना नवाज शरीफ के केसेस खोलने हैं, वो सारे डिब्बे उसी तरह पड़े थे और इतना प्रेशर था नैब चौधरी के खोलने हैं, और हाँ, और इतना प्रेशर था, एग्जैक्टली, और इतना प्रेशर था तब की मुशर्रफ की तरफ से कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना, जनरल शाहिद अजीज ने। आज क्या फ़र्क है मुझे बताएं? आज भी इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई गैर जानबदारी से काम किया जाए, इंडिपेंडेंट बॉडी हो, साथ साथ पूरा इधर जिक्र किया हुआ है कि
कोई भी किसी की विम्स पे, स्वीट विल पे, आर्बिट्ररी मैनर के ऊपर किसी को काम नहीं करना चाहिए, कानून के हवाले से करना चाहिए। आज फर्क ये है कि चीफ आज़ाद अदलिया मौजूद है, पहले के मुकाबले में ये बहुत आज़ाद है। मुझे भी उस पर बाज़ एतराज़ात हैं, मसलन रिमार्क्स देते हैं जज, मसलन तकरीरें करते हैं जज। तकरीरें नहीं करनी चाहिए, जजों की कुव्वत फैसले में होती है, हीरो बनने की ख्वाहिश में नहीं होती। मगर ये वो अदलिया बहरहाल नहीं है और ठीक अफसर का तकर्रर किया गया है। अगर इस पर भी एतमाद नहीं है तो आसमानों से फरिश्ता नहीं उतर के आएगा। इदारे कब सही होंगे? वो इदारे तो प्रोसेस में ठीक होंगे। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग तो नहीं इदारे ठीक कर सकते ना, ये हम सब जानते हैं। ये चौधरी तो नहीं ठीक कर सकते। खान साहब अगर कोई कौन करेगा? खान साहब अगर आके ठीक करेंगे तो हम गवाही देंगे कि ठीक कर रहे हैं। अगर नहीं ठीक करेंगे तो पीपल्स पार्टी ने तो लगाया नहीं मानेंगे कि और अच्छे ईमानदार आदमी थे, शख्सियत पाए जाते थे। मैं उसके बाद फिर उनके इश्यूज खड़े हो गए। पहले नून लीग की तकर्री के हवाले से बात हुई थी, इस दफा बुखारी साहब की शख्सियत के बारे में कोई राय नहीं देता, मगर इस एग्जेक्टिव पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने उनके मामलात की कोई तहकीक नहीं की है। हर आदमी कंट्रोवर्शियल, बहुत सारे लोग अपने कारनामों की वजह से कंट्रोवर्शियल हैं, बात बनाए जा रहे हैं। रियासती मशीनरी को एग्जीक्यूटिव दुरुस्त करेगी ना, ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करा के, मेरिट के ऊपर काम करा के, नहीं आती है। जब तक सियासी तब्दीली नहीं आती है, पूरी कौम निगहदाश्त नहीं करती है, मीडिया अपना रोल ठीक नहीं करता है, अदारे नहीं बन सकते, अदारे रातों रात नहीं बनते, अदारे एक हिस्टोरिकल प्रोसेस में बनते। चैलेंज ये भी तो है ना कि हमें नया जो एहतसाब का कानून लाना है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर की इंटेग्रिटी कायम रखने के लिए, वो ये हुकूमत 4.5 साल में नहीं ला सकी। वो तौहीन अदालत का कानून तो 68 मिनट में पास कर सकते हैं दस्ती साहब मेरे भाई, लेकिन नैब का कानून 4.5 साल में इनसे पास नहीं हुआ कि भाई हमें कोई एहतसाब का बेलाग इदारा बहरहाल जल्द या देर ये कायम करना है, और ये डेमोक्रेसी का चैलेंज है। हर जगह पे आप भाग जाते हो। अभी भी अदलिया को आप लोगों ने मुतराजा कर दिया, वरना अदलिया तो सही काम कर रही थी। हर मसले पे नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि 4.5 साल में अगर आपका मेजॉरिटी 211 लोग जिन्होंने राजा परवेज हुसैन को वोट डाला था, वो तौहीन अदालत का कानून तो 1 घंटे में पास कर दें। मगर इसका जवाब दीजिए ना दस्ती साहब, इस बात का जवाब दीजिए, क्या बात है तौहीन अदालत का कानून वाकई मिनटों के अंदर पास होता है और आप एहतसाब का कानून जो है 3 साल से आपसे बना नहीं जा रहा? क्यों? जब तौहीन अदालत का कानून गलत तरीके से इस्तेमाल होगा, ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो मामला बेहतर कर सकती है। जरूरत नहीं है कि वो भी मिनटों में आप कानून ले आए जनाब। आप एहतसाब तो नहीं, ये बड़ा वाज़ेह है कि आप इन 4.5 सालों में जब अदलिया का अपना मैटर आता है वो हर जगह पे खड़े हैं। आप अदलिया का जब उनका इंटेग्रिटी मसला है उसमें वो कायम रखना है, उस इन्वेस्टिगेट करना, सबको बदनाम करके रख दिया है। तरजीह नहीं है, इट इज सिंपली नॉट देयर प्रायोरिटी। इसलिए उन्होंने 4.5 साल गुजार दिए। इंशाल्लाह जब तब्दीली आएगी, सियासी तब्दीली अवाम की राय से, तो वो फिर एक नया इदारा में बहरहाल ये चैलेंज है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए। एक सवाल है, प्लीज आप बारी-बारी बात कीजिए। में कायम करना है जो बेलाग और बिला खौफ व खतर तफ्तीश कर सके। आजम नवाज शरीफ था, उसने कितने नजायज झूठे केसेस बनाए थे। नवाज शरीफ साहब ने अदलिया को तबाह किया था। आज पासदार बने हो और अदलिया पे आप सियासत कर रहे हो। अदलिया 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 कर करके अदलिया को आपने इस तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया। उंगली उठाने से जवाब तो सुनिए साफ नहीं होगा ना। आपने तो अपना जवाब देना कि पाकिस्तान में 4.5 साल में कानून पास नहीं हुआ और इसलिए नहीं हुआ कि वो आपकी तरजीह नहीं। अगर हमें आगे चल रहे हैं तो हमें कानून के जरिए ही आगे चलना है। हारून रशीद साहब, मुझे ये बता दीजिए, एक सेकंड दोनों खामोश हो जाइए प्लीज। नैब कार्रवाई करती है उसको मुतरादा बना देते हो। जब नैब कोई कार्रवाई शुरू करती है तो उस पर उंगलियां खड़ी कर दे। तो ये नहीं है, ये इंतकाम है, ये जुल्म है, उस पर मुस्लिम लीग नून खड़ी है। तो फिर सारे सिस्टम को आपने यरगमाल बनाया हुआ है। सारे सिस्टम की प्रॉब्लम ही मुस्लिम लीग नून है आपके नजदीक। इदारे आपके हाथ में है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी आपके पास है, आपने भी डेमोंस्ट्रेट किया। उसके बावजूद जिम्मेदारी हमारी, जिम्मेदारी आपकी तरजीह नहीं है, करप्शन रोकना आपकी तरजीह नहीं है, अदलिया पर दुश्मनी तराजी बहरहाल आपकी तरजीह नजर आ रही है। एक सेकंड खामोश होइए, उनको चलने दो ना। मुझे बात बता दीजिए, चाहे अब्दुल कादिर गिलानी हो, चाहे मुनस इलाही हो, चाहे दूसरे छोटे साहबजादे हों गिलानी साहब के, मूसा गिलानी हो, चाहे अरसलान इफ्तिखार हो, ये बड़े बड़े लोगों के जो बेटे होते हैं, ये किसी ना किसी तरह किस तरह निकल जाते हैं? ये सारे पाकीज़ा हैं, कोई क्विट हो गए। पहली बात तो यह है कि बड़े लोगों के बेटे जो हैं वो जुर्म का इर्तिकाब ही क्यों करते हैं? इसलिए कि बड़े लोग कानून की पासदारी करते ही नहीं है। कानून हमारे नजदीक कोई मान ही नहीं रखता। ये मेरी बात सुनिए, सिर्फ टॉक शो के लिए कानून है। जब अमल का वक्त आता है तो हम कानून पे अमल नहीं करते। और सब लोग जानते हैं कि कौन नहीं करता कानून पे अमल, कौन कौन नहीं करता। जहां तक आपने कहा कि निकल क्यों जाते, निकल इसलिए जाते। अच्छा बात करने दे यार, और भाई मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मुझे बात करने दे दस्ती साहब।
गुजारे ये निकल इसलिए जाते हैं तो कि इन सब के बाप और पीपल पार्टी का कानून से क्या ताल्लुक है यार? फैसले मान रही है। अच्छा, गुजारे ये है कि इनके माँ बाप जो हैं, इनके पेरेंट्स जो हैं अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, हम सब जानते हैं भाई। ये जुर्म करते ही इस भरोसे पे हैं कि ना हमारे बाप हमें बचा लेंगे, इसीलिए करते हैं ना। और सबके करते हैं तकरीबन। तो अरसलान इफ्तिखार का बाप, अरसलान इफ्तिखार का बाप जो है ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा ना कि इसने जब जुर्म किया है या नहीं किया है। इतराज़ हुआ है ना, इसीलिए तो मुकदमा बना है। कुछ ना कुछ तो बुनियाद मौजूद है तो मुकदमा बना है ना, ऐसे ही बन गया, हवा में तो नहीं बना मुकदमा। मगर आपको बहुत भरोसा है कि शुएब सडल की जाने की तरफ मुझे पूरा भरोसा है, जितना एक आदमी पे हो सकता है। भरोसा तो अल्लाह ताला पे होता है, भरोसा तो एफर्ट पे होता है, जद्दोजहद पे होता है। इस पे प्रेशर बरकरार रहे। कितने ऐसे फखरुद्दीन जिब्राहीम और शुएब सडल हम ढूंढेंगे हमेशा? कोई इलेक्शन मेरा ख्याल है बहुत सारे हम ढूंढते नहीं हैं। हाँ, हमने कोशिश की तो हमें एक फखरुद्दीन जिब्राहीम मिल गया पहली दफा तवील अरसे के बाद, वरना 70 से आज तक हर इलेक्शन में रिगिंग हुई है और बेपनाह हुई है 70 के बाद। और 30 दिन के अंदर इस अवाम को पता लग जाएगा कि मेरा ख्याल है कि अगर वो नेक नीयत हैं, और मुझे यकीन है कि वो नेक नीयत हैं, तो वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए। I'll see you all on Monday. Good night. अल्लाह हाफिज।